पे खाना, ऐसी चीजें थी ही नहीं। आपके अनुभव में भी जरूर किसी ना किसी के ऐसे संपर्क संबंधी होंगे जो भयंकर कोरोना के बावजूद भी विजयी होके घर लौटे, और ऐसे भी होंगे जिनको परसों बुखार आया था, तीसरे दिन बड़ा सीरियस हो गया, चौथे दिन वो इस दुनिया में नहीं है। तो भारतीय जीवन शैली उस दिन ज्ञापित हुई, विज्ञापित हुई, जब भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात का इकराम किया, सब लोगों को सूचना दी कि हाँ, काढ़ा पीने से, भारतीय जड़ी बूटियों का काढ़ा पीने से लोगों को लाभ हुआ है, उनकी प्राण शक्ति बढ़ी है, वायरस से लड़ने की जो अंदरूनी ताकत होती है उसके लिए बाकायदा भारत सरकार की गाइडलाइन आई कि सुबह की शुरुआत च्यवनप्राश से करिए, दिन में पानी में तुलसी के पत्ते डाल लीजिए, अपने भोजन में प्रोटीन के रूप में दालों का सदुपयोग करिए, विटामिन सी अगर नींबू और संतरे के रूप में लें तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन सबको चिकित्सा का संग ही नहीं मानते। वो ये नहीं मानते कि ये चिकित्सा है। पिछले 200 वर्षों में जो पैथी आई है, जिसका मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं एक मॉडर्न चिकित्सक हूँ, लेकिन इस पैथी ने एक कमाल की बात की है, सबके दिमाग में एक चीज भर दी है, दैट देयर शुड बी ए पिल फॉर एवरी इल। हर बीमारी का एक गोली होना चाहिए। आप मुझे बताइए, सुखचैन की गोली का मेडिकल स्टोर है क्या किसी के पास? पुराने लोग कहा करते थे, घोड़े बेच के सोना। ऐसी नींद आ जाए ऐसा स्टोर है क्या किसी के पास? अबल तो जिन लोगों को हम स्वास्थ्य के प्रदाता मानते हैं, यानी चिकित्सक वर्ग, जिसका हिस्सा मैं भी हूं, वो केवल गोली और इंजेक्शनों के प्रदाता हो गए हैं, स्वास्थ्य के नहीं हैं। बाबा जी से उम्मीद थी, गोया आसन सिखा रहे हैं, स्वास्थ्य देंगे, बाद में तो वो भी जड़ी बूटियों के चूरन चटनी और पता नहीं किस किस मार्केट में चले गए। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता जो फिलहाल डॉक्टरों और योगियों के बीच में हुआ। मैं इस बात में जाना चाहता हूँ कि हीलिंग अंदर से होती है या बाहर से होती है। कोई बाहर से जल जाए तो थोड़ा सा मलहम लगाने से ठीक हो जाता है, लेकिन कोई दिल जला हो अंदर से ही, तो वो क्या दवाओं से ठीक हो सकता है क्या? जिसकी प्रकृति में हो, खुन्नस में रहता है हमेशा, गुस्से में रहता है हमेशा, दांतों को पीसता रहता है हमेशा, भला वो खुद भी सुखी नहीं रहेगा और दूसरों को भी सुख चैन में नहीं रहने देगा। मानसिक रोग विभाग भारत सरकार का आंकड़ा करता है, हमारे देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग उदास, चिड़चिड़े, खिन्न हैं। उनके पास जो कुछ है उससे वो संतुष्ट नहीं है, अपर्याप्त मानते हैं, इसलिए 24 घंटे बोलते रहते हैं, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। द डेफिशिएंसी ऑफ द स्पिरिट्स, उमंग और उत्साह की कमी वायरसेस को निमंत्रण देती है। अब ये बड़े बड़े वायरोलॉजिस्ट मानते हैं, आपके शरीर की इम्यूनिटी की कमी ही वायरस को बहुत बड़ा फलने फूलने का समय देती है, ये बहुत बड़े वायरोलॉजिस्ट मानते हैं। आपके शरीर की इम्यूनिटी में ताकत होगी तो ही टीका भी काम करेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कोविशील्ड लगवा लो, कोवैक्सीन लगा लो और हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाओ। ऐसे कम से कम 40% केसेस हैं जिनको टीका लगाया और उनके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बनी। तो जब इसका आंसर क्या है? अगर टीका भी फेल हो जाए तो इसका आंसर क्या है? एक चीज है जो कभी फेल नहीं होती, उसको कहते हैं इम्यूनिटी, प्राण शक्ति, बीमारियों से रक्षा करने की शक्ति। और ये केवल शरीर पर नहीं होती है,
ये हमारे शरीर में होती है, फिर हमारे मन में होती है, फिर हमारी आत्मा में होती है। शरीर की शक्ति को प्राण शक्ति कह सकते हैं, मन की शक्ति को मनोबल कह सकते हैं, आत्मा की इम्यूनिटी को आत्मबल और आत्मविश्वास कह सकते हैं। हम अगर उल्टा चलें तो आप देखेंगे कि जिनकी आत्म शक्ति, आत्म इम्यूनिटी ज़्यादा है, वो चाहे पंगु होंगे, चाहे उनके दोनों पैर नहीं होंगे, पर उन्होंने एवरेस्ट लांघी है। जिनका मनोबल कमजोर होगा, चाहे उनको आप दुनिया की महंगी से महंगी दवा दे दो, तो भी उनका रेस्पॉन्स, उनका ठीक होने का समय अवधि दूसरों के बजाय ज़्यादा होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये कहावत तो बहुत प्रचलित है। तो क्या हम कुछ भी कर रहे हैं क्या हमारी जीवन शैलियों में जिसके मन के बलों को बढ़ाया जा सके? कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले मैं एक आवाज़ सुन रहा था, एक बच्ची कह रही थी आज मेरा जन्मदिन है। तुरंत हम में से कईयों ने आवाज़ दी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मैं बहुत सारी सेमिनार्स में जा के ये पूछता हूँ, इस एक आशीर्वाद के अलावा हमारे पास कुछ कहने को और भी शब्द हैं क्या, जो हम बच्चों के जन्मदिन पर, जो हम बच्चों के सुबह जागरण के अवसर पर, जो हम बच्चों को सुलाते टाइम बोल सकते हैं? क्योंकि यही शब्द एक समय विशेष के बाद दवाएं बन जाते हैं, यही शब्द एंटीबॉडीज बन जाते हैं। मैंने पढ़ा है कि शिवाजी की माँ अनपढ़ थी, पर वो अपनी लोरियों की जगह अपने बेटे को सुनाया करती थी मराठी के गीत। सो जा मेरे लाल, मैं आपको हिंदी अर्थ बता रहा हूँ उसका। खांडा सिर के नीचे रख के सो जा मेरे लाल, तुझे बड़ा हो के शेरों की तरह जीना है और दुश्मनों के सीना चीरना है। अब तो हमारी दादी नानियों के पास कहावतें नहीं बची, कहानियां नहीं बची। अमल तो बच्चे भी सुनना ही नहीं चाहते। उनको डोला मोर लगा दो, उनको वो छोटे मोटे सीरियल आते हैं ना, चिंगू मुंगू लगा दो। फिर तो मैं समझता हूँ कि ऐसी एंटीबॉडीज बनेंगी नहीं जो शेरों से लड़ें, ऐसी एंटीबॉडीज बनेंगी नहीं जो संकट के समय पर बॉर्डर पर खड़े रहने के लिए व्यक्ति को मजबूर कर दे। और कोरोना ने देखा है कि जो डॉक्टर जिनका मनोबल ऊंचा था, बिना किसी प्रोटेक्शन के बावजूद भी, बिना किसी हिम्मत के बावजूद भी जंगे मैदान में टिके हुए थे। आपके इस वेबिनार के मार्फत भी मैं उन 700 से ज़्यादा इस वर्ष और 500 से ज़्यादा पिछले वर्ष हमारे लगभग जो 1500 डॉक्टरों ने जीवन गंवा दिया, उनके लिए तो बॉर्डर ही था, लड़ाई लड़ने जैसा ही था। उनको हिम्मत कहीं से तो आई होगी। दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य का जो जीवन शैली है वो कम्प्लीटली वेस्टर्नाइज होता जा रहा है। इसका उदाहरण एक जन्मदिन मनाना है। अगर आप केक से जन्मदिन मनाते हैं, अगर आप मोमबत्ती को बुझा के जन्मदिन मनाते हैं, तो 2-3 चीज़ें सीख लीजिए बस। केक मानी कोलेस्ट्रॉल, केक मानी फैट, केक मानी हाई कैलोरी। हर जन्मदिन पर हमने अपने बच्चे के जन्म से एक स्मृति डाल दी, खाओ बेटा ये हाई कैलोरी वाला खाओ, और 30 साल 34 40 के होते होते डॉक्टर कहेगा नो, हाई कोलेस्ट्रॉल इज डिजीज। मीठा खाइए, खूब सारा खाइए। 40 के बाद डॉक्टर कहेगा नो, हाई शुगर इज डायबिटीज। चाणक्य से एक बार किसी ने पूछा रोग क्या है, या कितनी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा आवश्यकता से अधिक, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे शुगर हो, चाहे प्रेम हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे जेलसी हो, ये रोग का रूप लेती है। तो जन्मदिन के अवसर से ही हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, तुम्हारा भोजन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए।
जन्मदिन की भारतीय जीवन शैली में दीपक जला के सिखाते थे, तुम्हारा प्रकाश होना चाहिए, दीपक चाहे स्वयं जलता रहे पर दूसरों को प्रकाशित करता रहे, ऐसा जीवन होना चाहिए। और इस लाइसेंस का नवीनीकरण हर जन्मदिन पर होना चाहिए। आपके कोटा में कई अच्छे प्रक्रम चलते हैं भारत विकास परिषद के, एक संस्कार पुस्तिका भी मैंने एक बार देखी थी, वहाँ पर सब मंगल गीत लिखे हुए हैं जन्मदिन के, पर आजकल बच्चे भी नहीं सुनते, वो एक हैप्पी बर्थडे टू यू बस यही एक सुना देते हैं। किसी एंटीबॉडी के विशेषज्ञ से पूछेंगे कि एंटीबॉडी उसी दिन बनी थी क्या जिस दिन वायरस आया, तो कहेगा नहीं, ये प्रत्येक वर्ष हमारे साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं। कैंसर के विशेषज्ञ कहते हैं कैंसर उस दिन नहीं होता जिस दिन डायग्नोसिस होता है, उस दिन ही होता है जिस दिन हम पैदा होते हैं, लेकिन चूंकि हमारी रक्षा करने की शक्ति प्रबल होती है तो ये सेल्स दबी रहती हैं। जिस दिन रोग की कोशिकाएं, रोग के कीटाणु, रोग के विषाणु ज़्यादा प्रबल हो जाएं, शरीर की शक्ति कमज़ोर हो जाए, तब ये दिखने लगती हैं। तो मुझे आज यहाँ जितनी माताएं हमारे समूह में जुड़ी हुई हैं, सबसे एक बात कहनी है, बच्चों के जन्मदिन के समय उनको संस्कार के गीत, उनको संस्कार की कविताएं सिखाइए। उनके तिलक करते हुए उनको सदैव विजयी बनने का एंटीबॉडी बनाइए। संकट में रे धीर वीर तू बढ़ता चल, ये गीत केवल स्कूलों में सिखाने का नहीं है। आप सच मानिए, भारतवर्ष में हर वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया ऐड होता है। हम कितने भी साधन बना लें, हम कितने भी इनोवेशंस कर लें, जो हेल्थ का खर्चा है वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज की तारीख में 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना, और अगर एक व्यक्ति के 3 या 2 वैक्सीन अगर 1000 रुपये का भी आपके मान के चलो, तो 140 करोड़ के और बिंदियां लगाइए 3, गिनती भूल जाएंगे श्रीमान। एक पंचवर्षीय योजना के बराबर बजट तो इसी टीके में खर्च हो जाएगा श्रीमान। और इसके साथ साथ जो दहेज में मिली हुई है लाइफ स्टाइल डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, इनकी तो हम गिनती नहीं कर सकते। तो मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, अपना स्वास्थ्य अपनी मुट्ठी में करने के लिए मैं छोटी छोटी 3-4 बातें आपके साथ शेयर करता हूं, जो कंप्लीटली भारतीय जीवन शैली का हिस्सा थी, जो पहले थी, परंतु हमारा योग तब तक हमारे ध्यान में नहीं आया जब तक वो योगा नहीं हो गया। हमारे राम को भी लोग तभी सुनने लगे जब उसको रामा कहा जाने लगा। योग के लिए कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि रोज करिए, स्वस्थ रहिए, बल्कि योग हमारी जीवनचर्या का हिस्सा था। प्रातः स्मरण, सुबह जगना, सुबह का भ्रमण करना, सबसे पहला काम ईश्वर को याद करना। भला ऐसे व्यक्तियों के जीवन में तो मेरा कहना ये है कि हम आज की आकुलता, व्याकुलता को कम करने के लिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बेचैनी की बीमारी, पैनिक डिसऑर्डर, व्यक्ति को लगता है बस मर जाऊंगा भाई साहब, तीसरी लहर आ ना जाए, और कई लोग तो बिना लहर के ही धक 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 करते हुए अस्पताल आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। हमने उनको विज्ञान के तरीके से समझाया कि कलेजा मुंह को आ ही नहीं सकता, कलेजा बहुत बड़ा होता है, मुंह छोटा सा होता है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल टर्म है। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो जो भारतीय जीवन शैली में है, वो 6 बातें आपके साथ में शेयर करता हूं। भूख से आधा खाएं और संतुलित भोजन खाएं। प्यास से दुगना पिएं पानी। 3 गुना कसरत करें जो पूरी करेगी हसरतों को। 4 गुना हंसी करें, 5 गुना श्रम करें और 6 गुना विश्राम करें, और 7 गुना प्रभु का ध्यान करें। द अल्टीमेट डोजियर ऑफ इम्यूनिटी इज, भूख से आधा खाएं, प्यास से दोगुना पानी पिएं,
3 गुना कसरत करें, 4 गुना हंसी करें, 5 गुना श्रम करें, 6 गुना विश्राम करें, 7 गुना प्रभु का ध्यान करें। आप में से कई कैलकुलेट करने लग गए होंगे कि भाई साहब इतने तो घंटे ही नहीं होते 24 घंटे में। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम जीवन को व्यवस्थित कर लें, प्रायोरिटाइज कर लें, तो हमारे पास समय की बहुलता है। हमारे राजा और रंग के पास 24 ही घंटे हैं, दोनों के पास। डिपेंड ये करता है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। 3 ऐसे अवसर होते हैं जब हमारा दिमाग का चुंबकीय तत्व सर्वाधिक होता है। सुबह प्रातः वेला में, शाम की संध्या वेला में, और विशेषतर हमारे जन्मदिन और हमारी वर्षगांठ के अवसरों पर हमारा दिमाग के चुंबकीय तत्व, आप जो कहोगे उसको मैं ग्रहण करूंगा फटाफट। तो गीता की दैनंदिनी डायरियों में सुबह का और शाम का तो लिखा ही हुआ है। जो लोग भी इस बात को समझ सकते हैं कि आत्म इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए परमात्मिक नाम के चिकित्सक के पास बैठना चाहिए। उप आसना मानी उसके पास आसन ग्रहण करना चाहिए। इसको मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे बहुत सारे बुजुर्ग करते हैं और ये भारतीय जीवन शैली का उतना ही हिस्सा है। गीता में कहा गया है कि जो बिना श्रम के खाता है वो चोर बराबर होता है। तो भूख से आधा खाइए का मतलब ही इतना है कि मैं अपने आधे पेट को भरूं, आधा दूसरे का हिस्सा है उसको दान करूं। आजकल वेगन के नाम से, वीगन के नाम से, ओनली वेजिटेरियन के नाम से बहुत सारी डाइट प्लान्स मार्केट में हैं। हमारे एक साथी हैं, रोटरी के गवर्नर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया पिछली दफ़ा, मैं उसका भी हिस्सा था, कि अगर आपको अच्छा सात्विक भोजन करना है तो एक छोटा सा फॉर्मूला रट लीजिए। अगले 6 महीने तक 4 चम्मच कम चीनी, घी, ये अपने परिवार का 4 चम्मच रोजाना कम कर दीजिए, और 100 कदम ज़्यादा, यानी रोजाना 100 कदम बढ़ाते जाइए। आप सच मानिए शुगर, कोलेस्ट्रॉल विद इन कंट्रोल आ जाएंगे। उपवास से पेट की आंतें और दुगनी गति से काम करने वाली हो जाती हैं। उपवास के नाम की रिसर्च पर अब नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। उपवास तो भारतीय जीवन शैली का हिस्सा है ना। यहाँ तो हर तीज त्योहार पर उपवास रखने की एक परंपरा है, लेकिन आजकल काम के मारे हुए ज़्यादातर भाइयों ने ये सोच लिया है ये उपवास ना बहनों का काम है, ये गृहिणियों का काम है। वंदे मातरम कहा, माता की जय हो, बस ये कह के सारी जिम्मेदारियां उन पर डाल दी। मेरा काम है सुबह 7 बजे जाऊं और रात को 10 बजे आऊं और अपनी पीठ खुद थपथपाऊं, मैं हूं ना कमाने वाला। भाइयों, अगर स्वास्थ्य खराब तो आपके सोने के पलंग पर भी नींद नहीं आ सकती। अगर स्वास्थ्य खराब तो आपके द्वारा कठोर श्रम से अर्जित किया धन किसी काम का नहीं। इटली और स्विट्जरलैंड में अच्छे अच्छे स्विस बैंक के डायरेक्टर सड़कों पर मरे पाए गए। भारतीय जीवन शैली की ये बात कि धन क्षणिक होता है और आत्मा अमर होती है तब सिद्ध हुई। तो भूख से आधा खाएं, सात्विक खाएं। सात्विक कौन सा होता है? जो भोजन 24 घंटे बाद सड़े नहीं, वो खराब भोजन है। जो भोजन, फल सब्जी 24 घंटे बाद सड़ने लगे वो सात्विक है। फ्रिज ने थोड़ी हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी। आजकल 3-3 दिन के फल और सब्जी उसमें रखे रहते हैं। पर मोटे तौर पर आप सेब को काटेंगे 24 घंटे बाद में रंग बदल जाएगा, खाने लायक नहीं रहता। अन्य फलों को भी काटेंगे, उनका रंग और ढंग बदल जाएगा, प्रकृति बदल जाएगी। इसलिए ताज़ा फल और सब्जी, इनसे जो विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं वो मार्केट की टैबलेट, गोली और सप्लीमेंट्स से नहीं मिल सकते। इस देश ने पिछले 1 साल में इतना जिंक और विटामिन सी खाया है जिससे कम से कम 2-4 पहाड़ बन सकते थे। विटामिन डी की सेल इतनी हुई है पिछले 5 साल में जिससे कम से कम पूरा एक देश भर जाए अगर फैला दो जमीन पे तो। जबकि भारतीय जीवन शैली में कहा जाता है सुबह सूर्य नमस्कार कर लें,
क्योंकि विटामिन डी सूरज की रोशनी और हमारी चमड़ी के संपर्क से बनता है। अगर सूर्य नमस्कार भी नहीं कर सकते तो सूरज के उगते सूरज के दर्शन कर लें, वहां बैठ जाएं भर, विटामिन डी कंप्लीट। लोग हैं कि गोली खा खा के विटामिन डी का पूर्ति करना चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि कल रिमोट हाथ में आ जाए, मैं चाहूं जब सूरज उगाऊं, मैं चाहूं जब बंद कर दूं। हो नहीं सकता। वी कैनॉट ओवरकम नेचर। विटामिन सी के लिए एक नारंगी, एक संतरा बहुत है जो कि हमारे फलों में होता है, एक बेर बहुत है, 4 पत्ते बहुत हैं, आजकल सामान चल रहा है, बेल पत्तर खा लीजिए। एवरी विलेज, एवरी टाउन, एवरी रेजिडेंस, हमारे आसपास ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं भारतीय जीवन शैली में जिनका कुछ न कुछ महत्व जरूर होता है, औषधीय। हल्दी का दूध तो आपने पिया होगा, तुलसी की चाय तो पी हुई होगी, अदरक, काली मिर्च और ये तो डाल डाल के कूट कूट के काढ़ा पिया होगा। भारत सरकार के आंकड़े आने ही वाले हैं, कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आंकड़े आएंगे और आपको हैरत कर देंगे कि जिन्होंने काढ़ा पिया था वो स्वस्थ रहे। तो भूख से आधा खाएं, संतुलित भोजन खाएं, सात्विक भोजन खाएं, 7 दिन में 1 दिन व्रत करें, ये सब भारतीय जीवन शैली के हिस्से हैं। प्यास से दुगना पानी पिएं। मुझे भी जब तक मैं ये सारा पढ़ाई नहीं किया था तो लगता था ये जो मिनरल पानी की बोतल पीते हैं शायद इसमें तो अमरत्व होगा, शायद वो जो हनुमान जी लाए थे वो जड़ी बूटी इसी पानी में मिलाई गई होगी, क्योंकि बड़े बड़े लोग वो बोतल पी पी के ही, पानी पी पी के ही मीटिंगें करते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, यहाँ तक कि जो हमारा स्वास्थ्य सेक्रेटरी मीटिंग लेता है उसमें भी वो मिनरल वाटर रखी रहती है। आपको हैरत होगी ये जान के कि इस बात पे मुकदमा चला, कोर्ट में चला कि ये मिनरल वाटर है या डी मिनरल वाटर है। मिनरल मानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिनसे हड्डियां मजबूत होती हैं। तो पता चला भाई साहब जिस पानी में से मिनरल निकाल लिए जाते हैं, जिसकी टीडीएस कम कर दी जाती है, उस पानी को कहते हैं मिनरल वाटर। और जो 30 साल से लगातार पानी का मिनरल पानी पी रहे हैं उनकी हड्डियां अब कमज़ोर हो गई हैं। इसका टेस्ट होता है बीएमडी, बोन मैरो डेंसिटी। उनको पता चलेगा कि हमारी तो हड्डियां भुरभुरी हो गई हैं, थोड़े से चले और फ्रैक्चर। आजकल फिर ये मिनरल वाटर नहीं लिखते उन बोतलों पर, आप लिखते हैं पैकेज्ड वाटर। और आयुर्वेद का भारतीय जीवन शैली कहता था पानी वो औषध जैसा होता है जिसको सूरज की रोशनी मिली हो और बहती हवा के झोंके ने जिसको टच किया हो। सूरज की रोशनी मिलती थी कुएं को, तो अब कुएं और पनघट का तो याद करना ही बेकार है। आजकल के बच्चे से जीके में पूछिए ना पानी कहाँ मिलता है बेटा, तो कहेगा नल में मिलता है, नल में। और अब नल भी चंबल के सहारे हो गए। आप तो चंबल के पास रहने वाले हैं, तो थोड़े दिनों में अगर नदियां सूख जाएंगी तो लोग कहेंगे पानी बोतलों में मिलता है, बोतलों में। कमाल की थी भारतीय जीवन शैली, जो 2 बूंद पानी यहाँ लेते थे, चुल्लू भर पानी। बहुत सारी कहावतों में आता है लोग पानी के साथ संकल्प लेते थे, अब मैं व्रत करूँगा, अब मैं देश के लिए ये करूँगा। थोड़ा सा पानी का प्रोक्षण करते थे, यही पानी औषधि हो जाता था। आज भी चरणामृत, आज भी चरणामृत अमृत जैसा ही तो है। तो भूख से आधा खाना, प्यास से दुगना पानी पीना और 3 गुना कसरत करना। भाई हमारे यहाँ जो हार्ट पेशेंट्स की बाढ़ आई हुई है ना, हम जो डायबिटीज की विश्व राजधानी बनने जा रहे हैं ना, ये सब इसलिए है कि हमने उतना शरीर को मेहनत कस नहीं रखा जो पुराने लोग रखते थे। मैं ये तो नहीं कहता कि कसरत सभी चीज़ों का उपचार है, लेकिन आपके डॉक्टर इस बात को रोज कहते हैं कि 10,000 कदम चला करो। चल नहीं सकते तो सांस की कसरत किया करो, सांस की कसरत नहीं कर सकते तो साइकिल चलाओ। हमारे एक बहुत अच्छे प्रोफेसर मित्र हैं, मेरे बैचमेट थे, डॉक्टर राकेश शर्मा, आपके यहाँ सर्जन है कोटा में। रोज साइकिल का फोटो भेजते हैं, आज मैंने 5 किलोमीटर साइकिल चलाई, आज मैंने 7 किलोमीटर चलाई।
अगर डॉक्टर साइकिलों पे निकल सकते हैं तो मेरा और आपका स्टेटस टूटता है क्या? लोग कहते हैं बाबूजी गाड़ी में चलने वाले की बात ही कुछ और है, जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा आदमी। और जब इतना बड़ा आदमी मेरे आईसीयू में आया तो सच मानिए वो गेट में ही ना घुसे। बड़े लोग गाड़ियों से नहीं होते, बड़े लोग अपनी जीवन शैली से हो सकते हैं। तो रोज श्रम करना सिखाइए अपने बच्चों को, अपने लाडलों को। सूरज उगे उसके साथ साथ उठाना चालू करिए। उनकी आदत पड़ गई एक बार कसरत करने की तो भविष्य में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा योग, थोड़ा सा सूरज का दर्शन, थोड़ा सा पानी का पीना भारतीय जीवन शैली का हिस्सा है। अपने घर में जो मसाले हैं ना हमारी माता बहनों के पास में, चाहे वो हल्दी हो, जीरा हो, नमक हो, ये सब दवा बनते हुए आपने देखे हैं इस कोविड की लहर में। मेरे मित्र आयुर्वेदाचार्य बताया करते हैं कि जब अरब आए उससे पहले हम इनको मसाले नहीं कहते थे, इनको औषधि ही कहते थे। काली मिर्च एक औषध जैसी ही थी। और कोचीन में और बंदरगाहों तो केवल इन मसालों को लूटने के लिए आई थी ईस्ट इंडिया। उनको तो पता ही नहीं था कि ये लोग देश हमें दे देंगे। 4 गुना श्रम करिए, जब मेहनत करें तो मेहनत का आनंद लीजिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते हमारी गीता कहती है ना, गिव योर पर्सनल 100% बेस्ट। वी हैव गॉट ऑल राइट्स टू वर्क हार्ड। आज की युवा पीढ़ी में आपके खुद के कोटा में जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो एक एग्जाम्पल है इस बात का कि अगर हमने अगर कर्म और फल के बैलेंसिंग नहीं किया तो सच में फेल होते ही ऐसे लगेगा अब जिस जीवन का कोई मतलब नहीं है, तो मर जाना चाहिए। और मर भी रहे हैं लोग। हंसी ठिठोली करिए। आजकल तो इसका ये बड़ा दुर्लभ हो गया है। मैं आपके सचिव महोदय को बाद में एक वीडियो भेजूंगा, अपना एक लिंक भेजूंगा। मेरे कम से कम सैकड़ों मरीज हैं जिन्होंने इस बात को पल्ले बांध लिया कि हंसने से भी ठीक होते हैं। आप सच मानिए हंसने से भी ठीक होते हैं, क्योंकि जितने अगर यहाँ कोई डॉक्टर जुड़ा हुआ है हमारे साथ तो मेरे से इत्तेफाक करेगा कि हंसने से बॉडी में खुश होने के हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनको हम सीरोटोनिन कहते हैं। वो हार्मोन बढ़ जाते हैं। 60 के बाद तो वैसे ही हमें चिड़चिड़े हो जाना है। तो हमारे पास 25 साल तक फिक्र एग्जाम की है, इस परीक्षा की है, ये कैरियर बनाना है। तो 25 और 50 के बीच ये 20 एक साल मिलते हैं। हंसिए, ठिठोली करिए, थोड़ा सा समूह बनाइए। कभी कभी हंसते हंसते आंसू निकल जाते हैं। कौन कहता है कि 2 बूंद आंसुओं में दर्द नहीं निकलता? आपने देखा होगा कि भाई साहब मैंने ना दिल की बात इनको सुना दी तो आंसू आंसू निकल गए, पर मैं बहुत हल्का हो गया। भला 2 ग्राम भी, 1 ग्राम भी नहीं होगा आंसू का वजन, पर बंदा कह रहा है मैं हल्का हो गया। ये एसिडिटी, ये हार्ट अटैक, ये सीने में जलन, ये स्मोकिंग से ठीक नहीं हो सकती। ये अल्कोहल के 2 पैग और मारने से ठीक नहीं हो सकती, बल्कि भारतीय जीवन शैली में तो इनका निषेध बताया गया है। आज भी मंदिरों में अगर हम जाएं तो ज़्यादातर पर बाहर पट्टी का लक्की होती है, चमड़े की बेल्ट पहन के अंदर नहीं आए, शराब पी के मंदिर के अंदर ना आए, धूम्रपान तो कर ही नहीं सकते। अगर हमारी वर्तमान पीढ़ी ऐसे ही कुंद्रा भाई को फॉलो करती रही तो बेल पत्थर की जगह बोतल लेके जाया करेगी। गणेश जी थोड़ी आप भी पी लो, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे हर भगवान की एक मर्यादा है, हमारी हर देवियों की एक मर्यादा है। हमारे नवरात्रे आते हैं तो हमारी कन्याओं के पैर पूजने से भी लोग धन्य समझते हैं। व्हाट अ वंडरफुल लाइफ स्टाइल, इतनी बढ़िया जीवन शैली है। भारतीय जीवन शैली कहा करती थी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। कोरोना ने सिखाया हमको। मेरी बाई को कोरोना नहीं हो इसलिए घर पे ही उसको ना सैनिटाइजर लेके दरवाजे पे कहती हूँ बहन पहले अपने हाथ धो फिर अंदर आना। तेरे पास मास्क नहीं है तो मास्क ले जा। कैसा सतयुग आया है। मालिक कहता था ड्राइवर से प्रोटीन ले जा, सैनिटाइजर ले जा, मास्क ले जा, क्योंकि मालिक को पता था ड्राइवर स्वस्थ है तो मैं स्वस्थ रहूँगा।
गृहिणी को पता था ये जो काम वाली बाई है ना, ये बड़े काम की बाई है, ये स्वस्थ तो ही मैं स्वस्थ हूँ। तो श्रम जरूर करिए, पर श्रम के साथ हंसी ठिठोली मनोरंजन को मरने मत दीजिए। बहुत योगदान है टेलीविज़न का और अब मोबाइल का इस मनोरंजन को मारने में। नहीं तो हम और आप छोटा सा मजाक करके ठीक हो जाते थे, और नहीं चलते चलते एक धप्पल मार दिया, और क्या हाल है। मतलब लगती तो जोर से थी, पर दोस्त मारता था तो इतने हक से मारता था कि ऐसा निकलता था मुंह से, ओ आनंद आ गया। याद करिए कब के खेल खिलाए हैं, कब से ऐसे गलभैया माल के मिले हैं दोस्तों से जैसे कुंभ में बिछड़ गया। हंसी ठिठोली बहुत ज़रूरी है, हम सब लोगों की उदासी गोलियों से दूर नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों ने योगासन में ठा के मार के हंसने को भी सम्मिलित किया है, बहुत अच्छी बात। लाफ्टर क्लब्स हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस लाफ्टर क्लब को घर में भी तो हंसना चालू करिए ना। आप सच मानिए, मैं एक मैरिड कपल्स का एक आंकड़ा देख रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पिछले 5 साल में जितने लोगों की शादी हुई है, 70% से ज़्यादा शादियां चैलेंज में हैं। 70% ऑफ न्यूली मैरिड कपल्स। ये चिंता का विषय है। बॉम्बे में 400% ज़्यादा दहेज के मुकदमे बने हैं। कौन सी दवा से इनको ठीक करेंगे हम और आप? भारत विकास परिषद का एक परिवार प्रबोधन कार्यक्रम चलता है। हमारा एक बहुत अच्छा एक पुस्तक है जो संघ के सहयोग से, मंगल भवन अमंगलहारी एक किताब है। ये किसी सिलेबस जैसी है कि नवजात वर वधू को बड़ों का कैसे समझाइश जरूरी है। नवजात वर वधू भी एक फेज में होते हैं, कुछ कमियां भी होंगी तो कुछ ज़्यादा भी होगा, लेकिन बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है। तो जो 5वां फॉर्मूला था कि हंसी करें, ठिठोली करें, मनोरंजन करें, सार गर्भित एक दूसरे को आदर सम्मान दें, यही मर्यादाएं अगर आज के नवजात बहू और बेटे भी करेंगे तो परिवार जुड़े रहेंगे, और हंसने खेलने को जो घरों के बीच में पहले चौक हुआ करता था ना, वो फिर आबाद हो जाएगा। मैं 6ठे फॉर्मूले पे आता हूँ कि भूख से आधा खाइए, प्यास से दुगना पीजिए, तिगुनी कसरत करिए, 4 गुना श्रम करिए, 5 गुना ठिठोली करिए, 6 गुना विश्राम करिए। स्लीप कितनी होनी चाहिए? बच्चों को तो आप सोने नहीं देते, क्योंकि उनको फर्स्ट डिवीज़न लाना है, उनको टॉप करना है, उससे आगे कोई जाना नहीं चाहिए। पिताजी के रूप में हिटलर सामने नजर आता है। याद करिए आप कब घोड़ी बने थे और बच्चा पीठ पे लाद के टहले थे। आप कहेंगे बच्चे को जरूरत नहीं है बाबूजी, आजकल जो खेलना होता है नेट पे खेल लेता है। अगर ऐसा है तो ये गलत है। अगर आपका थोड़ा भी बच्चा बड़ा हो गया है ना, तो उससे कहिए आज मेरे पैर दबाना, आपको आंसर मिल जाएगा कि वो कितना पढ़ा लिखा हो गया है। चाहे उसे पैर दबाना नहीं आता है, लेकिन आपकी आज्ञा मान के अगर वो थोड़ा पैर दबाने लग जाए, थोड़ा स्नेह की उस समय बात करे, थोड़ा इतना कह दे बापू आप बहुत मेहनत करते हैं, पापा आप बहुत अच्छे हैं, आपको लगेगा जीवन की कमाई वसूल हो गई। बहुत सारी माताओं को माइग्रेन का पेन होता है। मुझे संचालक महोदय बता देना कितना समय बोलना है और कब बंद करना है। बहुत सारी बहनों को माइग्रेन होता है। इस माइग्रेन को आधा सीसी का दर्द कहते हैं, और जब ये होता है तो जिसको होता है वही जानता है कि कितना कठोर है। जब मैं मनोरंजन की और पारिवारिक रंजन की बात कर रहा था, तो मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर आए और उन्होंने मेरे से कहा था, डॉक्टर रूप सिंह आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, तुम मेरी पत्नी का सिर दर्द ठीक कर दो तो मान जाऊं। मैंने कहा यार ये तो नाक का सवाल आ गया मेरा। मैंने कहा भाई साहब अगर आप मेरे को नहीं भी मानो तो मेरे क्या फर्क पड़ रहा है। कहते नहीं दिल्ली में इतने लोगों को दिखा लिया, वहां कर दिया, ये कर दिया। मैंने सोचा आपको भी चेक कर लेता हूँ। जिस पति का एटीट्यूड डॉक्टर के प्रति ऐसा है, आप समझ सकते हैं कि पत्नी के प्रति कैसा होगा।
जी जब मैंने पूरे पेपर और सारी जांचें जो नॉर्मल थी, एमआरआई, पेट स्कैन, हार्मोन स्कैन, एवरीथिंग, तो मैंने उनको एक बड़ी कटु बात कह दी। मैंने कहा, पति परमेश्वर, अपनी पत्नी के हेडेक का कारण आप खुद हो। बड़ा नाराज हुआ, पैर पीटे, क्या पागल डॉक्टर के पास भेज दिया, आदि आदि। पर बाद में जब उनके समझ में आया कि मैं चूंकि प्रोफेसर हूँ, मेरे को बोलने की बहुत आदत है, मैं स्कूल में भी पढ़ा के आता हूँ और घर पे भी आके मैं ही बोलता हूँ, ये तो कुछ बोलती नहीं। मैंने कहा, बोले तो तब जब आप कॉमा लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। 7 दिन का परहेज रख लीजिए बस, कि आपको चुप रहना है। घर में पत्नी बोल सकती है, बाहर आप बोलो, और साथ में कुछ दवा भी देता हूँ। आप सच मानिए, ऐसे बहुत सारे। वो पत्नी ठीक हुई बाद में, बिल्कुल ठीक हुई, क्योंकि प्रोफेसर के भी ये बात समझ में आ गई थी कि बौद्धिकता का भी ज़्यादा अभिमान हिजार्डस होता है। जब हम शाम को अपने सारे श्रम को अपने ऊपर से निकाल दें, सारे अभिमान को ऊपर से निकाल दें, मैं जो कमा रहा हूँ वो भी ईश्वर का ही कमा रहा हूँ, ऐसा कहकर सोएंगे, तो इसी को कहते हैं घोड़े बेच के सोना। एंड ए गुड स्लीप इज इक्वलेंट टू एंटीबॉडीज। एक अच्छी नींद बड़े भाग्यशाली लोगों को आती है। आधा सा अमेरिका नींद की गोली खा के सोता है। और हमारे महानगरों का भी हाल ऐसा ही हो रहा है। अब तो लोग कहते हैं, भाई साहब, गद्दे बहुत आरामदायक हैं, अलग अलग कमरे हैं सबके पास सोने को, पर बस नींद नहीं है। अच्छी नींद के लिए श्रम में बहा हुआ पसीना और आंखों से निकला हुआ पानी दोनों मदद करते हैं। हाउ मच स्लीप इज इनफ? 6 to 8 आवर्स इज इनफ। सीनियर सिटीजन्स 4 से 5 घंटे भी सो लेते हैं तो उनकी नींद पूरी हो जाती है। और मैं अपने आखिरी बिंदु पे आता हूँ। भगवान है क्या? भगवान की ज़रूरत है क्या? पहले पूछते थे लोग, कोरोना के दौरान किसी ने नहीं पूछा भगवान है क्या, क्योंकि हाथ ही ऊपर की तरफ जुड़े हुए थे, प्रभु रक्षा करो, क्योंकि धरती के डॉक्टरों ने कहा है अब हमारे पास कोई दवा नहीं है। मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था, फिजिकल इम्यूनिटी इज TLC, ल्यूकोसाइट। मेंटल इम्यूनिटी इज PNI, साइको न्यूरो इम्यूनिटी। और एक होती है सोल इम्यूनिटी, आत्मबल, आत्मविश्वास। जिन जिन लोगों को ऐसा विश्वास है कि परमात्मा से रोज कनेक्ट होना चाहिए, हम एक छोटी सी दीपक हैं और वो एक बहुत बड़ा ऊर्जा का सोर्स है। जब हम उसके सामने बैठते हैं तो ऊर्जा हायर सोर्स से लोअर सोर्स की तरफ बहेगी। ये नियम है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा भगवान मुझसे नाराज होकर अलग बैठ जाए। ये नियम है। उपासना करूंगा तो मुझे फायदा मिलेगा। मुझे फिजिकल लेवल पर, बॉडी माइंड सोल तीनों लेवलों पर आराम मिलेगा। रेस्टलेस और बेचैन जनरेशन एक्स के लिए आवश्यक है कि घर में एक पूजा का स्थान हो। वैसा पूजा का स्थान हो जहाँ सिखाया जाता था कि हमारे लिए मृत्यु भी अवर्णीय है, जन्म भी अवर्णीय है, लेकिन उस सब के बावजूद भी 1-2 बार भगवान का ध्यान दिन में जरूर करना ही चाहिए। क्योंकि जब भी हम ईश्वर की उपासना में बैठते हैं तो एक चीज जरूर यहाँ खटकती है कि ईश्वर जिसके साथ है तो डरने की क्या बात है। ईश्वर जिसके साथ है तो डरने की क्या बात है। और जब इतना आत्मगौरव बढ़ जाए, जब इतना आत्मबल बढ़ जाए, तो उसका तूफान क्या करेगा, चाहे बीमारियों का ही तूफान है। जिसका साथी है भगवान, उसका क्या बिगाड़ेगा तूफान। दोस्तों, ये बातें तब समझ में आती है जब हमारे अवेलेबल साइंस के साधन कम पड़ जाते हैं। हम उस समय का इंतजार ना करें जब साइंस के साधन कम पड़ जाएं, तब आप और हम समझें। भारत विकास परिषद जैसी संस्थाओं में माताओं को संस्कार वाहिनी कहा गया है। संस्कारों का कलश उनके सिर पे रखा गया है। तो जितने हमारे भाई सक्रिय हैं, मैं बहनों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनसे भी डबल सक्रिय रहें और केवल मीटिंगों का इंतज़ार ना करें। घर के ड्राइंग रूम में, घर के मंदिर में, सोसाइटी के मंदिरों में, या बीच बीच में वैसे ही सत्संगों के बहाने बैठकर अपनी इस भटकती विचलित युवा पीढ़ी को
संस्कारों का दान अवश्य करें, क्योंकि कार के बिना तो चल जाएगा, संस्कार के बिना नहीं चलेगा। मुझे बस इतनी ही बातें कहनी थी। आपके कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो मैं ज़रूर उनका उत्तर देने में खुश होऊंगा। ओम शांति, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार। आपका अच्छा, आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार। भाई साहब कुछ क्वेश्चंस हैं जो सभी की ओर से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हाँ जी भाई साहब, और पूछिए। सभी को उसका लाभ भी मिलेगा। इन क्वेश्चंस के अतिरिक्त किसी और को भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। भाई साहब, भारत में आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धति अभी तक जीवित है, उसके बाद भी लाइफ स्टाइल डिजीज का आंकड़ा भयावह होता जा रहा है। क्या हम लोगों को चिकित्सा की गलत परिभाषा सिखा रहे हैं, ऐसा महसूस होता है? ये महसूस नहीं होता, ये सत्य है। ये महसूस नहीं होता, ये सत्य है। आयुर्वेद में चिकित्सा की परिभाषा में कहा जाता था, जिनके पांचों धातु बैलेंस में हो, जिनके मन प्रसन्न हो, जिनकी मल क्रिया स्वस्थ हो, वो स्वस्थ माने जाते हैं। जबकि वर्तमान आधुनिक जीवन शैली और एलोपैथी सिखाती है, जो गोली खाता हो वो स्वस्थ है, जो इंजेक्शन लगवाता हो वो स्वस्थ है, जो टीके लगवाता हो वो स्वस्थ है। तो आपके बात से मैं सहमत हूँ कि शायद स्वास्थ्य की परिभाषा गलत हो गई है हमसे, जबकि WHO में इस बात पर संघर्ष किया जा रहा है कि हेल्थ इज वन हु इज इन बैलेंस एट द फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल लेवल। अब हमें अपने आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने के लिए फार्मा जगत से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि फार्मा केवल अपनी दवाइयों की सेल में विश्वास करती है। मुझे कई बार लोग कहते हैं आप देसी डॉक्टर हो कि अंग्रेजी हो, तो हम ये कहेंगे कि हम अंग्रेजी देसी के चक्कर में ना पड़े। आपने अपने अस्पताल का नाम लिख रखा है ना, अवेदना हॉस्पिटल, जो वेदना दूर करे। तो वेदना कई बार कई तरह की चीज़ों से दूर होती थी। आपको मालूम है, जिनके बच्चे मर जाते थे होते ही, उनका नाम भौंदू रख देते थे, गोबर रखते देते। गुजरमल मोदी इसका एग्जाम्पल है। यानी चिकित्सा के हजारों तरीके हैं ब्रदर, केवल टेबलेट ही नहीं है। तो मैं वापस लौटता हूँ आंसर पर कि हाँ, हमने स्वास्थ्य की गलत परिभाषा इजाद कर ली है। भाई साहब, फार्मा जगत से लड़ना पड़ेगा, लेकिन हम लड़ेंगे कैसे? क्योंकि लड़ने वाले सारे अपने ही तो लोग हैं। नहीं, हमारा लड़ने का बेहतरीन तरीका हो सकता है, हम अपनी रसोइयों को अपना फर्स्ट एड सेंटर बना दें। हम अपने बच्चों को रोज कसरत के लिए प्रेरित करें। हम लोग एक संकल्प लेवें जन्मदिन पर, हमारा बच्चा निरोगी तब रहेगा जब एक संतुलित जीवनचर्या बना के रखेगा। अगर हम अपना एक विश्वास बदल लें कि बिना गोली भी लोग स्वस्थ हो सकते हैं, तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है। लड़ने की जरूरत ही नहीं है। वो चूरमा कहाँ है, वो बाटी कहाँ है, वो घी कहाँ है जो लोगों को स्वस्थ करता था? हम तो अपने से ही लड़ रहे हैं। आपकी बात ठीक है। फार्मा जगत ने एक नया फंडा दिया है हमें, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट। आजकल कहते हैं ना डायबिटीज मैनेजमेंट, हार्ट डिजीज मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट पता है क्या होता है? मर्ज भी रहे और मरीज भी रहे, यानी दोनों रहेंगे तो मैनेजमेंट भी चलता रहेगा और दवा खरीदते रहेंगे। इसलिए ज्यादातर लोग आपको कहते मिलेंगे अब डायबिटीज है तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी।
अब हार्ट की डिजीज है तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। तो हमारा ये कहना है कि अगर भारतीय जीवन शैली, संतुलित जीवन शैली अपनाई जाए तो ये बीमारियां भी रेमिट होती हैं, रिवर्ट होती हैं। मेरे पास हजारों लोगों की बायोडेटाज रखे हैं जिन्होंने अपना 20 किलो वजन कम कराया, 8 घंटे रोज सोने लगे, चिंता का वजन कम किया, और अब वो बिना दवा शुगर के ठीक हैं। अब उनका ब्लड प्रेशर रोज रोज नहीं बढ़ता। बहुत सारी अन्य रिसर्च भी हमारे सामने है। मॉडर्न मेडिकल मार्केट सेलेक्टिव रिसर्च सामने रखता है, ये उसकी बखूबी, वो मार्केटिंग करने में उनके पास बहुत बड़ी पावर है। एक और भी बात आप देखना, बहुत सारे देशों में सरकारें कौन की बनेंगी ये मेडिकल इंडस्ट्री डिसाइड करती है। मेडिकल इज नाउ इंडस्ट्री। आप यूएसए के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट सुनिए जनाब, वहां पर बंदूक इंडस्ट्री और दवाई बेचने की इंडस्ट्री डिसाइड करती है देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो फार्मा से हम इतने आसानी से तो नहीं लड़ पाएंगे जितना आपने कहा, लेकिन हमें भारत की वंदे मातरम शक्ति पर बहुत विश्वास है। अगर हमने स्वयं के परिवारों की रक्षा में भी दवाओं का उपयोग कम कर दिया, खाद बीज का उपयोग कम कर दिया, शुद्ध पानी पीना, मटके के पानी पीने को चालू कर दिया, तो ये छोटे छोटे उपायों से हम कमाल कर सकते हैं। आज एक ऑडिट करना, अपने फ्रिज में फालतू भरा हुआ सामान देखना, कोल्ड ड्रिंक, गुंदा हुआ आटा, 2-3 दिन की सब्जियां, चटनी, सॉस, अगर ये सब उसमें रखे हैं तो ये बीमारी रखी है अंदर। एक और ऑडिट करना, घर के सब लोगों की कमर का माप लेना। जो जो लोग 95 सेंटीमीटर से बड़ी जिनकी कमर है, वो भविष्य में डॉक्टरों के पास जाने वाले हैं। इसको कम करने का साधन करेंगे तो हमें किसी से नहीं लड़ना, हम स्वयं वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। अपने घर की एक दिनचर्या बना लेना, इस घर में 11 बजे बाद लाइट ऑफ हो जाएगी, बशर्ते कोई नाइट में काम नहीं करता है तो। सुबह 5 बजे अलार्म बजेगा, सब जगेंगे। ये 3 स्टेप हम कर लें, मैं समझता हूँ हमारे संघर्ष की शुरुआत हो जाएगी, अवेदना आ जाएगी हमारे घरों में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब। जी भाई साहब, क्यों हम सभी भारतीय जीवन शैली को लोगों के जीवन तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं? क्यों नाकाम रहे हैं? जितना हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का अकेली का बजट है, उतना भारत के पूरे आयुर्वेद का बजट है। आई रिपीट, आप गूगल पे जानकारी ले लेना। जितना पूरे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट नई दिल्ली का बजट है, उतना भारत के पूरे आयुर्वेद का बजट है। इसलिए आयुर्वेदाचार्यों के पास पैम्पलेट छपाने के भी पैसे नहीं होते, और लगभग हम भी 200 साल से इस रो में आ गए हैं कि एलोपैथी ही प्रिफर्ड पैथी है, जबकि ये पूर्ण सत्य नहीं है। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। भाई साहब, एक सवाल और है, क्यों भारतीयता एक पिछड़ेपन के रूप में प्रचारित हो गया है? एक बार रिपीट करें भाई साहब क्वेश्चन। आज हर आदमी अपने आप को आज के इस दौर में भारतीयता एक पिछड़ेपन के रूप में प्रचारित हो चुकी है। कोई भी आदमी भारतीय संस्कृति को अपनाने में अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करता है। कौन बोला? आगे से कोई ऐसे कहेगा उससे पूछो कौन बोला। जो कहता है कि भारतीयता पिछड़ी हुई है, आप इतना सा ही कंपैरिजन कर लो ना भाई साहब। एलोपैथी कितने वर्ष की होगी मुश्किल से? ये जो भाई साहब पैदा हुए थे, जो कीटाणुओं का विज्ञान लाए थे, लुई पाश्चर, जी भाई साहब,
ये 250 साल पहले पैदा हुए थे। आयुर्वेद कब पैदा हुआ था? 5000 साल पहले। भारत इतना ही नहीं था, जम्मू कश्मीर से लेके कश्मीर यहाँ तक, कन्याकुमारी तक। जब ये सभ्यताएं पैदा नहीं हुई थी ना, ग्रीक की, रोमन की, तब भारत अफगानिस्तान से लेके ब्रह्मा, इंडोनेशिया, सुमित्रा, बोर्नियो तक था। भारतीयता कमजोर नहीं हुई है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भारतीयता में नहीं है। भारत को गवर्न करने वाले जो काली चमड़ी के गोरे अंग्रेज हैं ना, जो अभी तक अकबर महान गाते रहते हैं, जिन्होंने हर स्कूल का ये हाल कर दिया है कि हर बच्चा टाई पहन के जाएगा, राइट फ्रॉम बिगनिंग, राइट फ्रॉम LKG। बिना टाई बच्चे को मानते ही नहीं कि बड़े स्कूल में पढ़ता है। भारतीयता उन लोगों ने कमजोर की है। भारत विकास परिषद में कभी कभी ऐसे विचार विमर्श होने चाहिए। भारतीयता तो वो थी जो बहनों के, कन्याओं के पैर पूजने को गौरव महसूस करती थी। छोटी कन्या जो बिल्कुल बिल्कुल निरीह है, उसके पैर पूजने को गौरव महसूस होता था। और किसी और की भी बेटी की तरफ कोई गलत नजर उठा ले तो 10 भाई खड़े हो जाते थे मैदान में। वो भारतीयता थी। बताइए मुझे, वो गौरव की बात है या नहीं? हमने गलत लोगों को अपना हीरो बना लिया है, शायद इसलिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। और अंग्रेजी में एक सेइंग है, देयर इज नथिंग लाइक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, देयर इज ओनली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारी शिक्षा ने हमें दिया है। टाई बांध दी LKG से, विश्वास बढ़ा दिया कि अंग्रेजी नहीं जानता तो कुछ नहीं जानता। गीता जैसा कोई ग्रंथ है अंग्रेजी में? मुझे बताइए। चाहे आप शेक्सपियर को ले लीजिए, चाहे जेम्स को ले लीजिए, किसी भी बड़े लेखक को ले लीजिए, कोई गीता को लिख सकता है क्या? तो जब भारत विकास परिषद जैसी संस्थाएं भारतीयता की गौरवपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करेंगी, हमारे बच्चों को फक्र होगा कि हम किस संस्कृति में बात करते हैं। सर्वे भवंतु, मैंने आपको एक शांति मंत्र का उल्लेख इसीलिए कहा था। पोलियो में माना ना पूरी दुनिया ने, सुरक्षा चक्र टूट गया, एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया। तो इसी को तो हिंदी में कहते थे सर्वे भवन्तु सुखिना। सर्वे भवन्तु सुखिना में तो ये भी शामिल है उस भारतीय संस्कृति में कि आप घर से निकलेंगे तो चींटियों को आटा भी डालेंगे, जिस कौए को सब भगाते हैं उसको भी आटा डालेंगे, उसको रोटी डालेंगे, जिसको कहते हैं ये तो कुत्ता है, उस कुत्ते को भी एक रोटी का टुकड़ा डालना हमारे यहाँ धर्म माना जाता है। किसी विदेशी सभ्यता में ऐसा नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि भारतीय संस्कृति इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का विषय नहीं है, एक गौरव का विषय है। हम और आप इसको और अच्छे से महसूस करेंगे जब विदेशों में घूम के आएंगे। प्रमोट करिए इंटर कंट्री, इंटर स्टेट अपने बच्चों की यात्राओं को, स्वयं को। मेरा खुद का, मेरे बच्चे विदेशों में पढ़ के वापस आए हैं और मैं जानता हूँ, वहाँ भी गया हूँ, बहुत देशों की यात्राएं की हैं। भारत में कुछ कमियां जरूर होंगी, सड़कें नहीं होंगी, भ्रष्ट होंगे लोग, रिश्वत खाते होंगे लोग, लेकिन भारत फिर भी बहुत देशों से अच्छा है। आप चलती ट्रेन में भी अपना टिफ़िन खोलते हो ना, तो सामने वाले से पूछते जरूर हो, भाई साहब आप भी खाओगे? नहीं तो विदेश में तो, इटली में तो पति पत्नी अपना अपना पर्स लेके जाते हैं, रेस्टोरेंट में भी खाना खाने जाते हैं ना, यू पे फॉर योर सेल्फ, आई पे फॉर माई सेल्फ। भला ये जीवन है कोई? विदेश की नकल करते हुए हमारे फिल्मों के हीरो हीरोइन, एक ने एक शादी की, दूसरी शादी की। वो सुरेंद्र शर्मा जी सुनाया करते थे कि भारत में हूँ इसलिए 25वीं वर्षगांठ मना रहा हूँ, अमेरिका में होता तो 25वीं के साथ मना लिया होता। अपने गौरवशाली भारतीय जीवन को हम रोज और गौरवशाली बना सकते हैं जब हम आरती देवें शाम को बच्चों को, यशस्वी भव, आयुष्मान भव। कैसे कैसे प्यारे शब्द हैं, बोलते हैं माताओं के शब्दों में से ऊर्जा निकलती है। तो मैं आपको इस बात को यहीं कंक्लूड करूंगा। आप मुझे छेड़ते रहेंगे तो मैं तो घंटों बोलता रहूंगा कि हमें हमारे पास बहुत टाइम है, आप बोलिए।
हमें रोज अपने घरों में भारतीयता को कैसे जिएं, ये छोटा छोटा एक्सरसाइज करना चाहिए। उपलब्ध है सिलेबस, पूर्ण व्रत के नाम पे उपलब्ध है। यहाँ तक आप देखे होंगे, निर्जला एकादशी आती है, क्या सिखाती है कि बच्चों अगर एक दिन पानी ना पिए तो क्या होता है। तो थोड़ा सा भारतीयता को जीने लगेंगे तो वी कैन क्रिएट ए बैलेंस। मॉडर्न लाइफ भी ज़रूरी है, मुझे मालूम है कि एसी में बैठना भी ज़रूरी है, पर मुझे मालूम है कि मिट्टी का स्नान भी कभी कभी बहुत बहुत वेदना को हरता है। जी मुकुट बिहारी भाई जी। साहब, बस हमारे बीच शाखा के पूर्व अध्यक्ष श्री सतीश जी गुप्ता जी हैं, तो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सतीश जी भाई साहब। जी सतीश भाई साहब। डॉक्टर साहब वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई जी। डॉक्टर साहब अभी भी एक प्रकरण हुआ अपने भारत में, आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी का काफी हंगामा हुआ, और उस विषय पे हमारे यहाँ पे भी काफी खींचतान रही। तो अपने ही बंधु जो इस आयुर्वेद को नहीं समझ पा रहे हैं, वो एलोपैथी का भी पुरजोर साथ दे रहे हैं, उनके लिए अपन क्या मैसेज दें? उनको अपने ही बंधु हैं वो भी। जी जी, पहली बात तो मैं सतीश भाई वैसे इस सेंटेंस को सही कर देता हूँ कि झगड़ा आयुर्वेद का और एलोपैथी का नहीं था। हम्म ये झगड़ा बाबा के व्यापार तंत्र का हम्म और अंग्रेजी दवा बेचने वालों के बीच का था। ठीक है। हमने शुरू में ही कहा चिकित्सक का काम स्वास्थ्य देना है। तो बाबा को कॉर्नोनेल बेचनी थी और आईएमए वालों को ये गुरूर था कि हम ही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। हमारी प्रायोरिटी स्वास्थ्य नहीं था। और कहीं ना कहीं इसमें एक तीसरा एंगल और भी था जिसको कहते हैं मीडिया तंत्र। देश में आपाधापी मची हुई थी, ऑक्सीजन की कमी, गंगा में बहते हुए सब, रेमडेसिविर की कमी। मीडिया को एक मसाला दे दो, बाबा वर्सेस डॉक्टर, 15 दिन तक हम इसी में उलझे रहेंगे, कोई बात नहीं करेगा कि इस देश का स्वास्थ्य तंत्र है क्यों नहीं मजबूत, क्यों नहीं हमारे पास पीएचसी सेंटर्स थे, क्यों हमारे पास डॉक्टर और नर्सेज की कमी है, क्यों एक डॉक्टर बनाने में करोड़ों की फीस जा रही है। इन पर कोई सवाल ही नहीं उठाएगा, बस बाबा बाबा। बाबा बहुत अच्छे थे, मैंने शुरुआत में भी बात की है, पर अगर बाबा को रोज गोलियां बेचनी पड़े, इस उम्र में भी बेचनी पड़े, तो मैं तो कहूँगा बाबा आप तो पहले ही बढ़िया थे। आप तो वैसे ही व्यापार का हिस्सा बन गए हो जैसे अंग्रेजी दवाई बेचने वाले। तो ये विवाद उनके बीच का नहीं था, ये दो व्यापारियों के बीच का झगड़ा था। और मैं वापस अपनी मूल बात पे आ जाता हूँ। भारतीयों को अपनी आयुर्वेद जीवन शैली ज़्यादा सूट करती है। ठीक बात। ज़्यादा खाद, ज़्यादा केमिकल, ज़्यादा सप्लीमेंट सूट नहीं करते। एक ऑडिट होती है अमेरिका में जिसको कहते हैं AOM, ऑडिट ऑफ मेडिसन, एनुअल होती है शर्मा। मरे हुए लोगों की ऑटोप्सी को एनालाइज किया जाता है, तो ये वहाँ का सत्य है कि जितने लोग पहले नंबर पे आते हैं उसके बाद दूसरे नंबर पर मैक्सिमम अमेरिकन दवाइयों से मरते हैं। बाबा ने झूठ नहीं कहा था। लेकिन हम आयुर्वेद से कितनों को बचा पा रहे हैं, आयुर्वेद के कितने रिसर्च सेंटर हमने कर दिए हैं, ये भी तो एक सवाल है ना। हमारे इतने इतने बड़े एनजीओ हैं, इन्होंने क्यों नहीं इस रिसर्च विंग खोले इन चीज़ों पर? अपनी डिग्रियों को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करवाया भारत सरकार से? हम 5000 मरीज कहीं ले सकते थे कि नहीं एम्स में नहीं भर्ती करवाएंगे, मैं हरिद्वार में भर्ती करवा के इनको ठीक करके बताता हूँ, हमारा विश्वास बन जाता। पर हम मीडिया में जो फालतू की बहस में उलझ गए, जनता का ध्यान हट गया और कई लोगों के कई हित साधन हो गए। उस बीच में यक्ष प्रश्न अब भी खड़ा हुआ है, क्या हम भारत के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा देने में समर्थ हैं? आंसर है अभी नहीं है। लोग डॉक्टरों को मारते हैं, लोग कंपाउंडरों को मारते हैं, अस्पतालों में हिंसा होना आम बात हो गई है।
इन लोगों को कौन सिखाएगा कि तंत्र को मारिए ना, जिनकी तुम जय बोलते रहते हो रोजाना, फलाना जिंदाबाद फलाना जिंदाबाद, और जब मरने लगे थे तो जिंदाबाद वाला पास में भी नहीं था। पहली बार इस बात पे गौर किया गया है कि भारत का हेल्थ सिस्टम सड़ा गला जैसा भी है, इटली से अच्छा है, कई देशों से अच्छा है। हमें कहीं जाना ही ना पड़ा, माने काली मिर्च कूटी, अदरक कूटा, चाय बनाया, काढ़ा पिलाया, ले बेटा। बिल्कुल। बहुत अच्छा ठीक है प्रश्न डॉक्टर। कर दिया सतीश गुप्ता जी ने। हमारे ऐसे ही ना एक बार उत्तेजना में आ गए, ले ले भाई, हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, हाँ, वही और जब बात वो है। लड़े बाबा से तो वो इतने दिनों वो वीडियो चला, मुझे बहुत हाँ। लोग बताने लगे भाई साहब टीआरपी में मजा आ गया। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इसको कैसे हटाऊं? भाई साहब जी हाँ जी भाई साहब, आने दो। भाई साहब कोई और एक बात और प्रश्न? आपसे पूछनी थी मेरे को। जी आपका शायद माइक म्यूट हो गया भाई साहब। अभिलाषा मंगल जी और भाई साहब का नाम भी बताएं, क्या नाम है? दीप मंगल। हाँ जी, दीप मंगल। प्रीति मंगल। दीप मंगल। दीप मंगल। ओके, सोम मंगल। सोम मंगल नहीं सर, दीप मंगल। भाई साहब नहीं, हम काफी देर से आपका सुनते हैं सर, भाई रियली साहब बहुत आयुर्वेद अच्छा की है। बात की आपने, जी मैं सर हाँ क्या जी, क्या कारण है कि भारतीय जनमानस में एक बात फिट हो चुकी है कि आयुर्वेद काम नहीं करता है, या भारतीय चिकित्सा पद्धति काम नहीं करती, या फिर बहुत धीरे काम करती है? क्या वास्तव में ऐसा है? जी, मैं दोनों प्रश्न एक साथ ले लेता हूँ, मुकुट बिहारी जी का भी प्रश्न ले लेता हूँ, और भाई साहब मंगल भाई साहब भी कुछ कह रहे थे। जी नहीं नहीं, पहले तेजस जी का जवाब दीजिए सर। इसका जवाब ये है कि लगभग 124 रिसर्च आईसीएमआर के वेबसाइट में अभी प्रकाशित हैं। इलायची कितना काम करती है, नीम कितना काम करता है, हल्दी कितना काम करती है। मुश्किल ये है कि हम पढ़ते ही नहीं। हम तो अपने बच्चे का बीएमएस में भी एडमिशन नहीं चाहते अगर वो एमबीबीएस में आ जाए तो इस मानसिकता को तोड़ने के लिए कोई बड़ा अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। और वो आप कर रहे हो, आज आपकी ये वेबिनार भी लगभग वैसी ही है। आयुर्वेद में चीज़ें बहुत इफेक्टिव हैं भाई साहब। आप सच मानिए, ये जो धूप देती है ना हमारी माताएं, वो थोड़ा सा अंगीरा बना के उस पर धूप डाल देती हैं और वो सूंघते हैं। नाउ दिस वाज कन्वर्टेड इनटू नेबुलाइजर थेरेपी कि साहब थोड़ा धुआं सूंघ लीजिए, आपका दमा ठीक हो जाएगा। भारतीय जब वो सुल्फी बना के लेता था, उस पे से कोई सीख गया इस मेथड को, और ना अपने आप में ये हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री है। तो जो 1000 करोड़ की इंडस्ट्री है, वो 100 करोड़ तो प्रचार पे खर्च करती है। आरओ वाटर, घर घर में लगा हुआ आरओ सिस्टम, ये मार्केट का प्रोडक्ट है। अदरवाइज कोई भी जनरल फिजिशियन बता देगा कि भाई साहब इस पानी को पी पी के क्यों अपनी हड्डियों को गला रहे हो। डॉक्टर क्यों नहीं करते ये काम? क्योंकि ये काम करने का डॉक्टर को पैसा नहीं मिलता। डॉक्टर को इतना पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि उसको अपने बेटे को एमबीबीएस में डालना है और उसमें 1 करोड़ का खर्चा होना है। तो ये विशियस साइकिल है। मैं कहना यही चाहूँगा कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद विभाग ने इंसाइक्लोपीडिया बनाया है हर्बल जड़ी बूटियों का, अच्छा काम किया है। अपनी रिसर्च को अपने वेबसाइट पर डालने लगे हैं, अच्छा काम किया है। बीएमएस को इक्विवेलेंट टू ए मेडिकल ऑफिसर बना दिया है, अच्छा काम किया है। ज़रूरत इस बात की है कि देश के लोग खड़े हों जो कहें स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है, भारतीय मूल चिकित्सा
हमें सूट करती है, और उसको भी बजट ज़्यादा नहीं तो 1/4 तो दो, बजट ज़्यादा नहीं तो 1/4 तो दो। हेल्थ अभी क्या है, वैक्सीन तो देश का सब्जेक्ट हो गया, हेल्थ राज्य सरकारों का सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर थोड़ी पॉलिटिक्स की बात हो जाएगी, और आप कहोगे भाई साहब भारत विकास परिषद में ना पॉलिटिक्स की बात नहीं करते। हमारा तो एजेंडा ही नहीं है पॉलिटिक्स की बात करना, तो ये गलत बात होगी। हमारी कई राष्ट्रीय नीतियाँ आयुर्वेद के विकास में बाधक हैं। नहीं तो योग हमारा राष्ट्रीय उत्सव जैसा होना चाहिए। कितनी पीठ थपथपाई हमने, 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित करवा दिया गया है, मान लिया। तो आप कितना बजट दे रहे हो योग को बढ़ावा देने के लिए, थोड़ा कैलकुलेट करना भाई साहब। तो आप जैसे जागरूक भाइयों को भारतीय चिकित्सा तंत्र में, मैंने आयुर्वेद भी नहीं कहा है, भारतीय चिकित्सा तंत्र में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्यूप्रेशर आता है, सिद्धा आता है, होम्योपैथी आती है, हेल्थ फूड्स आते हैं, हेल्थ फार्म्स आते हैं, यहाँ तक कि हेल्थ एक होती है हील फुटवियर। एक और विषय होता है जिसको कहते हैं मानसिक सर्जरी करना। ये बड़ा जोरदार विषय है, ये भारतीय चिकित्सा का विषय है। आपने सुना होगा पहले कुछ लोग वहम के मरीज होते थे, मेरे पेट में गोला सा बनता है, मेरे पेट में वो भूत सा हो गया है, और एक अनपढ़ व्यक्ति कोई एक लाल सा लोहा करता था और वहाँ चिपका देता था, पता नहीं इसको क्या कहते थे, आँख ना बोलते थे शायद, कईयों के निशान होंगे अभी भी बचपन के। इसको साइनिक सर्जरी बोलते हैं मॉडर्न साइंस में। तो भारतीय चिकित्सा तंत्र एक जैसा नहीं होगा सर। कश्मीर की जड़ी बूटी कश्मीर में काम करेगी, बंगाल में जो काम मछली करेगी, केरल में जो काम चटनी करेगी नारियल की, जैसलमेर में भारत की जो जैसलमेरी मिर्ची है ना वो काम करेगी। आपके कोटा, भरतपुर, करौली, इन सब में सरसों काम करेगी। हेल्थ कैन नॉट बी यूनिवर्सल, हो ही नहीं सकती। आप जिस मिट्टी के बने हो उस मिट्टी की चिकित्सा आपको काम करेगी। बात को छोटी करें, अब थोड़े दिनों बाद में पुरुषों की और महिलाओं की दवाइयाँ अलग अलग बनेंगी, क्योंकि दोनों की जेनेटिक्स अलग होती है भाई। महिलाओं के हार्मोन खिला के तो देखो पुरुषों को, महामारी चालू करने की दवा खिलाइए ना पुरुषों को, नहीं खिलाते, कहते कि वो तो महिलाओं के लिए बनी है। तो इसी तरह से ज्योग्राफी स्पेसिफिक दवाएं बनेंगी। कहते हैं ना इसको जलवायु सूट नहीं करती। तो मेरा कहना यह है कि भारतीय चिकित्सा तंत्र में बहुत दम है, इसको राज्य के संरक्षण मिलना चाहिए, जनता को स्वीकार्य हो, इसलिए हमारी संस्था भारत विकास परिषद को काम करना चाहिए। बहुत गौरव के साथ मैं प्रशंसा करूंगा आप कोटा वाले भाई बहनों की कि आयुर्वेद का एम्स आपके कोटा में बनने जा रहा है। श्याम जी भाई साहब कुछ दिनों पहले भिवाड़ी पधारे थे, 500 करोड़ का जो आयुर्वेद का एम्स आपके कोटा में बनने जा रहा है, उसके लिए हर कोटा के भारत विकास परिषद कार्यकर्ता को बहुत बहुत शाबाशी है, हमारी बहुत बहुत बधाई है आप सब। धन्यवाद भाई साहब। अजय जी, पंकज जी, हाँ हाँ कुछ पूछना चाह रहे थे आप? जा रहा था डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ। जी भाई साहब। मैं खुद सर फार्मासिस्ट हूँ। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या अपन डायबिटिक को कंट्रोल कर सकते हैं या केवल क्योर कर सकते हैं या ओनली कंट्रोल कर सकते हैं? मंगल भाई साहब, जी पहली बात तो ये है कि डायबिटीज का कारण क्या है, उसका निवारण इस बात पर निर्भर करेगा। नहीं, जैसे बेटी की शादी करनी थी, एक भाई को बहुत तनाव था, इतना दहेज देना है, ऐसी कार देनी है, रात दिन 6 महीने से बेचारा स्ट्रेस, जितना इंसुलिन था दिन में 2 घंटे में पूरा हो जाता था। राइट सर। अच्छा समधी मिल गया, 1 रुपए में शादी करके चला गया, अब उसकी डायबिटीज बिना दवा सही है। नहीं सर, तो दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल सुन लीजिए आप, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है।
ओके सर। कैप्टन जोशी मेरे पास आए, मेरे ओपीडी में 120 किलो उनका वजन था। तो मैंने एक बार उनको कहा, मैंने कहा तुम क्या खाक फौजी हो, 120 किलो लेके, मानी एक और एक्स्ट्रा आदमी लेके डोल रहे हो रोजाना और अपने आप को कैप्टन कहते हो। उसने मेरा पर्चा यहीं फेंक दिया, कहते हैं डॉक्टर आप मेरी फौज को कुछ नहीं कहोगे, मैं अब तभी मिलूंगा जब मैं अपना वजन कम कर लूं। आपको हैरत होगी, 3 साल बाद में एक दुबला पतला आदमी मेरे सामने आके कहता है पहचाना। मतलब वो इतने स्वाभिमान से बोल रहा था जैसे मेरे को डांट रहा हो। पहचाना, मैं कैप्टन जोशी हूँ, फौजी कैप्टन जोशी। यानी उसने इस बात को दिल से लगा लिया और अपना वजन कम कर लिया। ही इज नॉन डायबिटिक बाई नाउ। राइट सर। एक महिला स्टीरॉयड खा रही है पिछले 2 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। द शुगर हैज गॉन अप। राइट। स्टीरॉयड बंद, शुगर बंद। राइट। एक बहुत बड़े इम्यूनोलॉजिस्ट हैं अमेरिका के, उन्होंने एक किताब लिखी है एनाटमी ऑफ इलनेस। वो ये कहते हैं भाई साहब ये बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे आपके घर में 3 टेलीविज़न है, आपके कमरे का टेलीविज़न स्विच ऑन है, वहाँ हेमा मालिनी डांस कर रही है, आपको दिख रही है। दूसरे कमरे में गए, टेलीविज़न बंद है, तो हेमा मालिनी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी मर गई। तीसरे कमरे में गए, टेलीविज़न चल रहा है, वापस वही डांस दिख रहा है। हमारा माइंड का जो एंटीबॉडीज है वो लगभग ऐसा ही है। हमारा माइंड एक बड़ी मेडिसिन है। अगर हम बीमारी 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 ही ढूंढेंगे, बीमारी पक्का मिलेगी। तो जो आपने पहला सेंटेंस यूज किया था, भाई साहब डायबिटीज ठीक हो सकती है, बस यही $1 मिलियन का बिजनेस है। डायबिटीज का मार्केट कहता है, डायबिटीज की फार्मा कहती है भाई साहब डायबिटीज से मीठा रोग कोई नहीं, जिंदगी भर खिलाओ। राइट। मरीज भी रहेगा, मर्ज भी रहेगा, डॉक्टर साहब भी रहेंगे। नहीं, ये तो सही है सर। तो एनालिसिस कैसे किया जाए कि उसको क्या रीजन रहा? कोई टेस्ट या सेल्फ कुछ करें? यस यस यस, दैट इज द क्वेश्चन। ऐसे डॉक्टर कहाँ से लाएं जो एनालिसिस करने बैठे हैं? भीड़ होती है अस्पताल में, डॉक्टर का बेचारा ध्यान ये होता है, वो एक बार अपना पर्चा देखता है, फिर मरीज की जेब देखता है, जैसी जेब वैसी दवाई। डॉक्टर ऐसा ढूंढिए। मेरे को एक बार ना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एक अवार्ड दिया गया, जो भाई साहब ने बताया था ना परिचय में, द बेस्ट डॉक्टर अवार्ड। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ मेरे प्रोफेसर अवार्ड देने आए तो मैं खुद भी नहीं समझ पाया कि अवार्ड मेरे को क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो साइटेशन पे लिखा वो ये लिखा था कि एक आरएमपी डॉक्टर वो होता है जो एक दवा की बहुत सारी दवाइयाँ देता है। कोई तो फिट होगी। एक मर्जी की। उसके बाद एक डिग्रीधारी डॉक्टर वो होता है स्पेशलिस्ट, जो एक बीमारी की एक ही दवा देता है, ठीक है। परंतु बेस्ट डॉक्टर वो होता है जो बहुत सारी बीमारियों की कोई दवा नहीं देता है, बिना दवा ठीक कर देता है। सो डॉक्टर रूप सिंह, यू आर डूइंग दैट जॉब, दैट इज वाई वी सिलेक्टेड यू। तो मुझे पहली बार पता चली कि अच्छा मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, शाबाश। भाई साहब लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अगर आप पेशेंट को दवाई नहीं दो तो उसकी साइकोलॉजी वैसी होती है कि डॉक्टर अच्छा नहीं है। सही कहते हैं जी। एक्चुअली सही बात है। आते ही तो मेन रोग साइकोलॉजी में हुआ या आदमी में हुआ? साइकोलॉजी में हुआ। सर जब भी तो भारत बीमार विकास है वो। परिषद क्या कर रही है? साइकोलॉजी तो बदल रही है। सर जब भी तो बीमार है वो, हैं जी? जब भी तो बीमार है सर, उसकी साइकोलॉजी यही है। साइकोलॉजी, भाई साहब विवेकानंद जी कहा करते थे, हमारे ईस्ट पुरुष हैं भारत विकास परिषद के, विचार ही सबसे ताकतवर होता है। विचार आपको हिमालय पे ले जाता है। अगर विचार कहता है छलांग लगा दो तो लोग लगाते हैं, लोग लगाते हैं। आज अगर हम विचार तंत्र बना लें, अपनी इस शाखा का ही बना लें जिससे आप बात कर रहे हो, हमें सारे काम छोड़ के लोगों को स्वस्थ भारत, सबल भारत, संस्कारित भारत के लिए बस यही कार्यक्रम करने हैं, तो विचार ही ताकत बन गया। तो जो भाई साहब ने कहा कि लोगों की साइकोलॉजी में फिट हो गया है,
दवा के बिना भेज दिया तो डॉक्टरी बेकार है। इसलिए एक पैरेलल धंधा चला है सप्लीमेंट्स का, बीकासूल का। 50 से ज्यादा की उम्र की ढेरों महिलाएं कैल्शियम खा रही हैं रोजाना, ताकत का कैप्सूल खा रही हैं रोजाना। हेम पुष्पा एक दवाई आती है जिसपे एक बड़ी सी महिला के बड़े से बालों का एक फोटो छाप रखा है। आयुर्वेद का बताते हैं उसको, मेरे से आके कहते हैं भाई साहब ये मैं ले लूं, मेरे बाल बढ़ जाएंगे। अरे गंजी बहन, हेम पुष्पा से ही बढ़ते तो हमारे मुकुट बिहारी नहीं खरीद लेते। शाम को तो फिर होगा ही खाना वाना खाने। हम भाई साहब एक और सवाल अरे ठीक है, तुम सोचने के बाद जी आपसे पूछना चाहती हैं। पूरे तो जाओ अपना काम करो। अरे कुछ जरूर नहीं है उसमें। अजय जी पढ़ लिया मैंने। डॉक्टर साहब जी भाई साहब। सर सर मैं अपने क्वेश्चन को दोबारा आ रहा हूँ अपने वंदे मातरम भाई साहब। वंदे मातरम जी। भाई साहब मेरा सवाल ये था, क्या हमें एक साइकोलॉजिस्ट की ज्यादा जरूरत है डॉक्टर से ज्यादा? एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, इन सब डॉक्टर से ज्यादा क्या साइकोलॉजिस्ट की ज्यादा जरूरत है? और क्या हमें एक रिस्क ले लेनी चाहिए कम से कम डायबिटीज के लिए, तो 2-3 महीने उनका साइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट करें और दवाइयां बंद कर दी जाएं? आपने मेरे को चक्रव्यूह में फंसा लिया है ना। दवा बंद की, कुछ हो गया तो देख लेना। दवा की जरूरत क्यों पड़ी, इस पे विचार करने की बात है। मैंने आपको कैलकुलेट बताया, 140 करोड़ की बिंदियां लगा के मल्टीप्लाई करिए 1000 से, इतना पैसा देश कहां से लाएगा? ये इस बात का प्रश्न है कि क्या हम सबको दवा खिला के स्वस्थ कर पाएंगे क्या? उसका उत्तर वही है कि अगर हम एक भारतीय जीवन शैली वाली जीवनचर्या जिएंगे, बहुत कम शब्दों में एक जगह लिखा गया है, अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो एक मंत्र रट लीजिए, ऋत भुक मित भुक हित भुक। यानी कि ऋतु के अनुसार खाइए, जो हित भुक है यानी जो आपकी बॉडी के हित में है वो खाइए। हित भुक, ऋत भुक और मित भुक। मित भुक मानी मितव्यता के साथ खाइए। अगर मैंने घी मितव्यता के साथ खाया होता तो मेरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल थोड़ी बढ़ता। अगर मैंने मीठा मितव्यता के साथ खाया होता तो शुगर थोड़ी होता। तो गलती तो करूं मैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। विषय विकार करना मेरा काम और पाप हरना भगवान का काम। तो ये वैसी बात हुई भाई साहब, दवा खाना मेरा काम है, अब आप कहोगे तो छोड़ दूंगी। जीवनचर्या आज से बदलने लगेंगे तो वर्ष में जाके फर्क आएगा बहन जी। 2 तरह के रोग और होते हैं। बचपन में पाई हुई चोट बड़े होने पर अपना असर दिखाती हैं। किन्हीं बच्चों को बचपन में बहुत पिटाई खाई होती है, ये बड़े होके बहुत गुस्सैल बनते हैं। इसी तरह पिछले से पिछले जन्म में खाई हुई चोट आगे आने वाले जन्मों में रोग के रूप में पैदा होती है। ट्रांस लाइफ डिजीजेज, हमारे यहाँ कहते हैं ना भव सागर के रोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऐसे बहुत रोग हैं जो डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पाते, उनका नाम लिखा जाता है इडियोपैथिक डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। मानी ऐसा नाम रख दो जो सामने वाले की समझ में ही नहीं आए। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक क्वेश्चन पूछते होंगे, आपको ब्लड प्रेशर है? आपके दादाजी को भी है? आपके माता पिता को भी है क्या? क्यों पूछते हैं?
क्योंकि ये जेनेटिक्स में रन करते हैं, खानदानों में रन करते हैं। दादा खरीदे पोता बरते, ये बाटा पे ही लागू नहीं होती, बात बीमारियों पे भी लागू होती है। आज की जीवन शैली अगर हमारे बच्चों की ऐसी ही है तो उनके होने वाली संतानों की भी ऐसी ही होगी। इसलिए ये बात महत्वपूर्ण है कि हम भवसागर को तरना चाहते हैं तो जो बातें आज हो रही हैं ऐसी बातें रोज होनी चाहिए, साप्ताहिक होनी चाहिए। बीमारियों पर खर्च होने वाला पैसा आपका कष्ट कमाई का पैसा है, आपके बच्चों के हक का पैसा है। ये पाप किए हुए पाप का रीपेमेंट है। और जो डॉक्टर गलत तरीके से पैसे कमाते हैं वो भी शायद ये नहीं जानते कि मुझे भी रीपेमेंट करना पड़ेगा। कई मेडिकल कॉलेजेस में मैं जाता हूँ, मेरा एक वहाँ विशेष टॉपिक होता है जिसका नाम है हीलिंग द हीलर्स। मतलब डॉक्टरों को मैं ये पढ़ाता हूँ, भाई हंसते खेलते भी तो इलाज हो सकता है। जरूरी है मरीज आपसे बात कर रहा हो तो आप पेशानियों पर ऐसे सर रगड़ रहे हो, बाल खींच रहे हो। कहते हैं भाई साहब डॉक्टर अगर सीरियस नहीं होगा तो मरीज सीरियसली नहीं लेगा। मैंने कहा इससे क्या मतलब है? कहते नहीं, मरीज सीरियसली लेता है ना तभी पैसे निकलते हैं। इसलिए आधुनिक बीमारी ने नाम ही ऐसे रखे हैं, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, जैसे तो कोई विदेशी सेना आ गई हो टैंकर लेके। अटैक अटैक सुनते ही व्यक्ति लेता है साहब कितने ही पैसे ले लो, ठीक करो। We have virtually converted medicine into a business and I am nobody, बल्कि एक आदमी तो इस सारे इसको बदल भी नहीं सकता है, पर हम एक दो घरों को तो बदल सकते हैं। वही प्रयास है, वही प्रयास है। तो वो जो बहन जी मेरे से पूछ रही थी कि दवा बंद कर दूं क्या, उनसे मेरी प्रार्थना है कि पहले अपनी जो जो आदतों की वजह से बीमार हुए, जिन जिन आदतों की वजह से दवाएं खाने लगे, पहले उन आदतों को बंद करो। समझ आ गया। डॉक्टर साहब, हाँ तो सर मेरा क्वेश्चन था वही, मैं एक बार दोबारा उस पर बात करना चाह रहा था। जैसा आपने बोला कि भाई अपनी जो जिस रीजन से डायबिटिक हुई किसी को, उसको आप चलो एनालिसिस कर लिया, तो क्या अपन उसको विड्रॉ करते हैं उस हैबिट्स को, तो क्या क्यूरेबल है या ओनली कंट्रोल कर सकते हैं उन पे? Yes, brother. Yes, 36 type of diabetes can be remitted, can be reverted. There is only one diabetes which cannot be reverted, which is known as diabetes type 1. Type 1, okay sir. Type 1 में it is a genetic defect. Okay. जेनेटिक डिफेक्ट है जिसमें या तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं, राइट, बनेगा तो यूज नहीं होगा। राइट, बहुत सारा इंसुलिन बॉडी में होने के बावजूद भी उस इंसुलिन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। डायबिटीज टाइप 1 वैसी ही बीमारी है जैसे दादा ने खरीदा पोते ने बरता। मैं और आप अपना नाम बदल सकते हैं, शहर बदल सकते हैं, पर हम जेनेटिक्स नहीं बदल सकते। यस, इन चाइना नाउ पीपल आर ट्राइंग टू हैव ए जेनेटिक इंजीनियरिंग, डिजाइंड बेबी पैदा कर रहे हैं वहां पर आजकल। जैसे टाइप 2 में टाइप 2 डायबिटीज है तो इट कैन बी क्यूरेबल 100%। इट इज, let us not use word curable, let us use the word it can be remitted, it can be reverted if there is a reversible cause. Okay. What is the reversible cause? अगर आप reversible causes are overweight, over stress, high steroid, not suitable medicines, sitting more than 8 hours a day, डाइटरी इरेगुलरिटीज, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो छांटने लगेंगे तो आप अपने डॉक्टर को कहिए भाई साहब 10 मरीजों की फीस मेरे से ही ले लो और मुझे इतना टाइम दो। मेरी ये जन्म पत्री देखो, इसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरा शुगर बढ़ाती हैं। हम कुछ मेले लगाते हैं, डायबिटीज़ मेले लगाते हैं और 500 रोगियों को रखते हैं। ब्रह्मा कुमारीज का एक स्थान है हमारा, ओम शांति रिट्रीट सेंटर। तो गुप्ता अंकल आने वाले थे एक दिन जयपुर से, तो हमने आंटी को भी कहा आंटी आप भी आ जाओ, हम डायबिटीज़ का मेला लगा रहे हैं। तो आंटी ने कहा मैं क्यों आऊँ, डायबिटीज़ तो तुम्हारे अंकल को है।
मैंने कहा उसकी जड़ आप ही हैं आंटी, इसलिए आपको बुला रहे हैं. So if we go to the root cause, Right. we can revert it. आप अभी मंगल जी एक चीज बता दीजिए, 7 दिन में छुट्टी कब मनाते हैं? कभी नहीं, मेरी छुट्टी ऑलमोस्ट सर कभी नहीं. सर एक्चुअली मेरी तो छुट्टी क्या है, हमेशा रहती भी है और नहीं भी. This is one cause. This is one cause out of so many causes. नहीं, मैं हमने इसको अपने ओवरकम 6 मूल करता हूँ. मंत्रों में बात की थी. श्रम करते हैं क्या? Slightly stress one of the most cause our problem, sir. हार्ट के एक विशेषज्ञ से हमने पूछा, हमारा एक प्रोग्राम है विच इज नोन एज माउंट आबू हार्ट स्टडी. उसमें अब तक 14-15 हजार लोगों का ट्रीटमेंट हुआ है. आदरणीय अब्दुल कलाम जी उसका हिस्सा थे. वहाँ पर समस्त प्रकार की दवाओं के साथ मेडिटेशन, योग, लाफ्टर, समय पे सोना, समय पे जगना, सात्विक भोजन, ये 5-6 चीजें और ऐड की जाती हैं. एंजियोग्राफी प्रूवन केसेज हैं सब इसलिए भेजे गए थे कि घर वालों ने सोचा अब कोई बात नहीं, हरिद्वार ना सही, माउंट आबू सही. अगर उनमें से 70% लोग आज भी जीवित हैं 15 साल बाद, इसका मतलब ये होता है सर कि रिवर्सल में दम है. हम एक ऐसे ट्रेडमिल पर चढ़ गए हैं मंगल भाई कि उतरते ही लगता है डर, मर जाएंगे. अगर रोज नहीं कमाया तो पता नहीं अकाल पड़ जाएगा. अगर आज दुकान नहीं खोली तो पड़ोसी ज्यादा सामान बेच देगा. डॉक्टर साहब ने अगर अस्पताल आज नहीं खोला तो मेरा मरीज कोई और छीन ले जाएगा. बल्कि सबसे ज्यादा डॉक्टरों का हाल ऐसा है कि उनका बस चले तो मरघट तक ना मरीज देखते ही जाएं कि भाई सही है सर, आप सही कह रहे हैं. मैं जब वहां पहुंच जाऊं तो थोड़ा इंतजाम कर देना. एवरीबॉडी इज रशिंग. और हमने यही व्याकुलता अपनी यंग जनरेशन को ट्रांसफर कर दी. अब वो कहते हैं डॉक्टर साहब क्या बात करते हो, कैरियर के लिए तो मैं कुछ भी कर दूं. भाई कुछ भी नहीं करना है. तुम हीरे हो, सितारे हो अपने माँ बाप के, कुछ भी नहीं करना है. जितना हो सकता है उतना करना है. आप खूब जानते हो कोटा में कितने बच्चे आत्महत्या करते हैं. जिसका एक ही बच्चा है जो कोटा में कोचिंग कर रहा है और उसने कुछ भी कर दिया, नंबर नहीं आया इसलिए जान दे दी, उसके माँ बाप उसी दिन मर गए ना. तो हमें अपने बच्चों को कुछ भी बनने के लिए नहीं बनाना है, वो कुछ तो बन ही जाएंगे. बैलेंस ऑफ द लाइफ, बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल. और ये परफेक्ट एग्जाम्पल भारतीय जीवन शैली में है. देहांतर, सबसे बड़ी घटना क्या होती है बताना जीवन में सर? मृत्यु ना. मृत्यु से बड़ा तो कुछ नहीं होता. लेकिन कई स्वस्थ लोग, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, फिर भी कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो मरे पड़े हैं. ऐसे होंगे, आपके ध्यान में आ गए होंगे 2-4 तो, हम तो मरे पड़े हैं. और जब रोज ये सुबह ही उनकी शुरुआत इस बात से होती है हम तो मरे पड़े हैं, तो जिसको मिलते हैं उसको भी यही एनर्जी देते हैं, मैं तो मरा ही पड़ा हूं, भगवान तेरों को भी ऐसा ही कर दे. इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना. मैं खुश मिजाज, दाल रोटी में खुश रहने वाला व्यक्ति, जो मिलेगा उसको खुशी दान में दूंगा. इसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा ना. लेकिन आप मुझसे सहमत होंगे इस बात पे कि ऐसे लोगों की बड़ी भारी कमी है. नहीं, पूरे सहमत हैं आप. तो यही बात तो मैं अपने डॉक्टर भाइयों को कह रहा था. बात तो उतना ही लगना है, दवा लिखने में टाइम तो उतना ही लगना है. थोड़ा हंस के हर पल आनंद लो, हर पल का आनंद लो. ले सकते हैं, पर योगाचार्य को भी नींद नहीं आ रही भाई साहब. 4 बजे योग करना है भाई साहब, योग करना है भाई साहब. 4 बजे उठना, 4 बजे उठ के योगा करना है मुझे. करवाना है, करना है, दोनों ही है. करने वाले को भी चिंता किया योग पे जाना है मुझे, और करवाने को भी. मंगल भाई आपकी क्वेरी को और भी भाइयों की क्वेरी को मैं ये आंसर करूंगा
Find out what is giving stress to you. Give बढ़िया, time बढ़िया, to बढ़िया। address it. और जब तक बढ़िया। 2-4 मिनिमम कारण बता देता हूँ। व्हाट्सएप केवल 15-20 मिनट देखिए या आधा घंटा देखिए। सर वैसे मुझे लाइट बंद करने का और जगने का एक समय निश्चित करिए। 7 दिन में 1 दिन छुट्टी लेनी ही लेनी है। अभी तक ली नहीं इसलिए पता ही नहीं है भाई साहब छुट्टी में करूंगा क्या। लॉकडाउन में कितने पति पत्नी आपस में ढुशुम हो गए। लेकिन आनंद भी को आया साहब, लॉकडाउन का आनंद भी को आया। जीने के अंदाज नए हो गए। रूप सिंह सुबह सका प्रोग्राम, मतलब जीवन का यथार्थ समझने में आ गया। एक ट्रेनिंग दी जाती है इसरो वालों को। इसरो में जो स्पेस में जाते हैं हम लोग उनके साथ काम करते हैं कई बार। माई डियरेस्ट सब्जेक्ट इज मेडिटेशन लाइक मेडिकेशन। मेरा जो सबसे अच्छा विषय है गीता पर आधारित होता है ये। और देहांतर जो वर्ड है, देहांत कहते हैं, वो देहांतर है बेसिकली। देहांतर का मतलब होता है आत्मा ने एक शरीर से दूसरे में अंतर कर लिया, दैट्स ऑल। नई हो गई, नया शरीर हो गया। तो जो मेडिटेशन का जो मेरा विषय है उसमें मैं लोगों को यही बताता हूँ कि आप अगर एक पल में 100 साल जी सकें तो थोड़े जिए ज़्यादा चाहिए, फर्क क्या पड़ता है। लेकिन हम उस इम्पेंडिंग डेथ से इतना डरते रहते हैं। हमारा हाल ऐसा होता है जैसे वो हर क्षण का फोटो खींचने वाले का। कई शादी विवाह आपने देखे होंगे, हर मिनट में सेल्फी सेल्फी। और मैंने कहा इसको तो जी ले पहले कि भाई साहब बाद में देख लूंगा। और पता चलेगा कि बाद में देखने का तो टाइम ही नहीं मिला। जो अभी एक आवाज आपके बीच में से आई कि हर पल को जीना चाहिए। आज की संध्या के तारे कितने अच्छे होंगे। गैलीलियो कोई बेसिकली रिसर्च का साइंटिस्ट नहीं था, छत पे लेटता था, तारे देखता था। धीरे धीरे जब 1-1.5 महीने लेट लिया तो उसको पता चला यार तारों के भी समूह होते हैं, तारे भी पोजीशन बदलते हैं। एंड सडनली गैलीलियो केम आउट विद ए कंसेप्ट। तो जब हम रेस्ट करेंगे तब रेस्ट में कितने आनंद होंगे ये पता चलेगा। डॉक्टर बिंदल साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनसे पूछिए साहब डॉक्टर भाई की क्या पूछना। डॉक्टर साहब पूछिए सवाल। हाँ, वंदे मातरम भाई साहब। वंदे मातरम भाई साहब। मैं सर डॉक्टर दिनेश बिंदल हूँ। मैं यहाँ पे भारत विकास परिषद हॉस्पिटल है वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। जी भाई साहब। जी सर। आपने बिल्कुल सही कहा सर कि आजकल क्या है कि भारतीय जीवन शैली जो है वो तो लोग अपनाना नहीं चाहते हैं और मेडिसिन के जो पीछे अब लोग चले जा रहे हैं। मतलब दोनों का अपना अपना एक रोल है। लेकिन जैसे आप पहले से उस चीज को अगर प्रिवेंट करते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर हो जाता है उसके बाद तो फिर मेडिसिन तो खानी पड़ती है, वो तो है। लेकिन उसके पहले तो हम लोग जाना नहीं चाहते प्रिवेंट करने पे। हम जब प्रॉब्लम डेवलप हो गई उसके बाद ट्रीटमेंट लेने पे जाना चाहते हैं। जैसे कि कार्डियक पेशेंट अगर अपने आप को प्रिवेंट करते हैं तब तो अगर आपको एमआई नहीं हुआ तब तो ठीक है, लेकिन होने के बाद तो फिर आपको भारतीय जीवन शैली प्लस मेडिसिन दोनों चीज चलना जरूरी है। भाई साहब एक एग्जाम्पल देता हूँ बिंदल भाई साहब। पहली बात तो आपको बहुत बधाई, कोटा का जो अस्पताल है वो मिनिमम रेट पर कार्डियक बाईपास। जी सर। मेरे एक दोस्त हैं, वो पहले कभी नहीं टहलते थे। अचानक एक दिन सुबह 5 बजे बड़ी तेजी से ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे थे। तो मैंने पूछा बाईपास हो गया क्या? तो कुछ चीजें बाईपास होने के बाद ही समझ में आती हैं। सही बात। लेकिन इससे आगे एक स्टेप और है, वो ये कहता है बाईपास इज ए टाइम पास। बाईपास इज ए टाइम पास। डॉक्टर दिनेश भाई आप जानते होंगे, एक नस में आपने खोल दिया, बाईपास कर दिया, आदतें वही रही, तो दूसरी कॉर्नरी, तीसरी बंद होगी कि नहीं होगी? संभावना है भाई। यस। सो बाईपास इज ए टाइम पास, द परमानेंट ट्रीटमेंट इज भारतीय जीवन शैली। यस। अन्य किसी सदस्य को कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी भी तरह का कोई जिज्ञासा?
शायद सबकी जिज्ञासाएं शांत हो चुकी है भाई साहब। कार्यक्रम को गति देते हुए परेश जी सक्सेना को मैं निवेदन करता हूं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। हाँ, आदरणीय डॉक्टर साहब, आपके द्वारा जो भारतीय शैली की जो सार्थक और सारगर्भित जानकारी हम सब लोगों को प्रदान की गई और जिस तरह से आपने आसान शब्दों में हमारी बड़ी से बड़ी जो डाउट्स थे वो क्लियर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, डॉक्टर साहब। और आशा करता हूं कि आगे भी भविष्य में इसी तरह से आपका मार्गदर्शन हमें समय से समय पर मिलता रहेगा और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी आदरणीय जो भारत विकास परिषद के हमारे सदस्यगण हैं, बंधुवर हैं, उन सब का हार्दिक धन्यवाद। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जी भाभी। मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय 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 है। भारत माता की डॉक्टर